औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक राज़िक है, हर चीज़ पे कादिर है, मेरा और आपका रब है, वहदहू ला शरीक है, या हय्यु या क़य्यूम है, या ज़ल जलाली वल इकराम है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। जेंटलमैन, हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नाउ विल बी स्टार्टिंग दी लेक्चर 30। लेक्चर 30 से पहले एज यूजुअल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि फॉर दी पर्पज़ ऑफ गुडनेस एंड पॉजिटिविटी मैं आपसे कोई अच्छा मैसेज शेयर करता हूँ और मैं इट्स अ रीअश्योरेंस टू माई सेल्फ कमिटमेंट है, एक इल्म का सदका है कि हम अच्छी बातें बताएं और करें। आज का पहला मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर प्योर ऑफ हार्ट यू स्पीक द ट्रुथ। उमर बिन अल-खत्ताब, खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि एज लॉन्ग एज यू आर प्योर ऑफ हार्ट, आपका दिल साफ है, यू स्पीक द ट्रूथ, आप हमेशा सच ही बोलेंगे। आपको पता है कि खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से नई चीज़ें शुरू की और वो कहते हैं कि आपका दिल अगर साफ है तो ज़ुबान से भी सच निकलेगा। दूसरी चीज इब्न तैमिया की है, डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड। बहुत ज्यादा किसी पे इस दुनिया में, इस कायनात में डिपेंड ना करें, बिकॉज इवन योर ओन शेडो, यहां तक कि आपका अपना साया, लीव्स यू व्हेन यू आर इन डार्कनेस, जब आप डार्कनेस में होते हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस है। मैं अक्सर दुआ करता हूँ, या मेरे मालिक खालिक राज़िक तो हर चीज पे कादिर है, व यर्ज़ुक़ु मन तशाअ बगैर हिसाब, तो जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे सकता है। तो मैं आपसे दुआ करता हूँ, मालिक मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करना। तो ये आई थिंक इसी कंसेप्ट पे इसने भी लिखा है, इस फिलासफर ने भी, कि कायनात में कभी किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड ना करें, कि एक स्टेज आती है कि डार्कनेस जब आती है तो आपका अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। सो अब अपना काम मेहनत से करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की, और अल्लाह पाक से अच्छाई की, भलाई की, खैर की दुआ करें। इकबाल ने कहा था एक मौके पे, तो अकल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। Gentlemen, before starting the lecture 30 formally, I would like to share with you the summary of lecture 29, कि हमने जो कुछ पिछले lecture 29 में पढ़ा, ताकि आप रिकैप्चुलेट कर लें और हम सारे एक पेज पे आ जाएं और हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कंसेप्चुअली हम कहाँ खड़े हैं। लेक्चर 29 में वो एक्सप्लेन दी पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पर्पस डिस्कस किया आपस में, कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, इसके क्या एंगल्स हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसको कैसे लेना चाहिए। वी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड वी अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। हमने ये भी समझा कि स्टेटमेंट क्यों प्रेजेंट की जानी चाहिए, इसकी क्या वजह है, टॉप मैनेजमेंट को क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इसकी रोल क्या है, और डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से कौन कौन से एंगल हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मैनेजमेंट को विजिबिलिटी रहे, सो दे कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस। वी आल्सो डिस्टिंग्विश द कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एसेट्स। जो बाकी फाइनेंशियल एसेट्स से, उनसे भी हमने कैश इक्विवेलेंट्स को देखा कि कैश इक्विवेलेंट्स को कैसे डील किया जाता है, कैसे देखा जाता है और किस तरह उसको लेके चलते हैं। वी आल्सो डिस्टिंग्विश द कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने इससे भी डिस्टिंग्विश किया कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हैं उनके कैश फ्लोज की क्या इम्प्लीकेशंस है, उसको किस तरह लिया जाता है और उसको किस एंगल से देखा जाता है, उस पर भी हमने बातचीत की। We also prepared the statement of cash flows using both the indirect method and direct method.
हमने इनडायरेक्ट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से दोनों से कैश फ्लो को देखा और कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक किया। वी आल्सो प्रिपेयर्ड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट की बात की, एंड कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप प्रिंसिपल आपने सुना होगा वर्ड गैप, GAAP कैपिटल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने इसके तहत वी प्रिपेयर्ड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्री बाय मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन लाइन विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको हमने देखा कि कैसे लेके चलने। वी आल्सो डिस्कस द फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होती है, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है, नेगेटिव कैश फ्लो क्या है। पॉजिटिव कैश फ्लो वो होता है कि जो आपके ऑब्लिगेशन, जो कैश कमिटमेंट्स है टू रन दी बिजनेस एंटरप्राइज, कंपनी के पास कैश बच जाता है, वो पॉजिटिव कैश फ्लो है और इसको पॉसिबली कंपनी यूज कर सकती है टू एनहांस इट्स बेस एंड टू ब्रॉड बेस इट्स बेस फाइनेंशियली और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचरिस्टिक एंगल से भी कर सकती है। एंड वी आल्सो एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज इन एनालाइजिंग द कैश फ्लोज। हमने कैश फ्लोज को एनालाइज करने के लिए एथिकल इश्यूज पे भी बात की कि एथिकल इश्यूज क्या हैं, उनकी इम्प्लीकेशन क्या है और हाउ कुड वी मूव टुवर्ड्स इट सॉल्विंग दीज एथिकल इश्यूज, और एथिकल इश्यूज का हमें किस तरह कॉन्शियस रहना चाहिए, किस एंगल से साथ लेके चलना चाहिए, वो भी हमने देखा। नाउ जेंटलमैन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर 30, जैसे मैंने शुरू में बात की थी। दिस इज द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की क्या इम्प्लीकेशन है, अकाउंटिंग को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये इसके मतलब ये लेक्चर डील करता है। कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजमेंट इश्यूज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स। जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या मैनेजरियल इशू हैं रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स, उस पर बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट्स को। पहले जब तक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर नहीं होंगे कि मैनेजमेंट इश्यूज में, इन्वेस्टमेंट में के रिलेटेड कौन से कंसेप्ट्स हैं, आगे हम शायद बात ना कर सकें। सो इसलिए फर्स्टली द कंसेप्ट्स एंड मैनेजमेंट इश्यूज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स, उस पर बात करते हैं। अ कंपनी इन्वेस्ट इन द स्टॉक और डेबिट सिक्योरिटीज ऑफ अदर फर्म्स फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कोई भी कंपनी डेबिट किसी एक दूसरी कंपनी में जो फिनांस करती है, किसी एक रीजन की वजह से करती है, जो हम डिस्कस करेंगे। अ कंपनी मे टेम्परेरीली हैव एक्सेस फंड्स ऑन विच इट कैन अर्न एंड रिटर्न, या तो उसके पास फंडिंग ज्यादा होती है कि वो इस पर अर्न और रिटर्न ले सकती है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट मे बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, कंपनी के बिजनेस का इंटीग्रल हिस्सा भी हो सकता है, एज इन द केस ऑफ बैंक्स। बैंक्स के केस में अ कंपनी मे इन्वेस्ट इन अदर फर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरिंग विद द कंट्रोलिंग देम। अ कंपनी मे इन्वेस्ट इन अदर फर्म्स, कंपनी बाकी फर्मों में भी इन्वेस्ट कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरिंग विद और कंट्रोलिंग देम, उनको पार्टनर करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकती है। अगला पॉइंट है रिकग्निशन का। रिकग्निशन क्या है? इट परचेजेस एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच दे आर मेड। इसको रिकग्नाइज कैसे किया जाता है? रिकग्निशन का कंसेप्ट है परचेजेस एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की जो भी परचेज हो या सेल हो, इट इज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच दे आर मेड, जिस डेट पे वो की जाती हैं। Income from investment is reported as other income on the income statement. Any gains or loss are also reported on income statement. कोई गेन हो या लॉस हो, वो भी इनकम स्टेटमेंट पे शो किया जाता है, उस लिहाज से देखा जाता है। Gains and losses appear as adjustments in the operating activity sections of the statement of cash flows. The cash amount of purchases and sales of investment appear in the investing activity section of the statement of cash flows. The cash amounts of purchase and sales, cash amount of purchase and sales of investments appear in the investing activity sections of the statement of cash flows. उस पे वो appear होती है और उसको उसी पे देखा जाता है। Valuation, investments are valued according to the cost principle. Cost principle के तहत वैल्यू किया जाता है। That is their cost at the time they are purchased, including any commissions or fees. इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द कास्ट प्रिंसिपल, ये कास्ट प्रिंसिपल के तहत ही इनको वैल्यू किया जाता है। दैट इज देयर कास्ट एट द टाइम दे आर परचेज्ड इंक्लूडिंग एनी कमीशंस और फीस। हाउएवर आफ्टर परचेज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑन द बैलेंस शीट इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट सब्सिक्वेंट कंडीशंस इंक्लूडिंग चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में चेंजेस हैं उनको देखा जाता है।
सेकेंडली चेंजेस काज बाई दी पैसेज ऑफ टाइम एज इन एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन के केस में जो चेंजेस काज होती हैं वो होती हैं, और चेंजेस इन दी ऑपरेशंस ऑफ दी इन्वेस्टीज में जो चेंजेस होती हैं वो हैं ये। वैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड एनुअली फॉर एनी इम्पेयरमेंट और डिक्लाइन इन वैल्यू दैट इज मोर देन टेम्परेरी। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको जरा रिकंसिडर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड, ये इवेल्युएट करना चाहिए एनुअली फॉर एनी इम्पेयरमेंट और डिक्लाइन। इम्पेयरमेंट या डिक्लाइन दोनों केसेस में इन वैल्यू दैट इज मोर देन टेम्परेरी, जो कि अगर टेम्परेरी से ज्यादा हो। इफ सच एन इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट अ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड। फर्ज किया लॉस आ रहा है तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए वैल्यूएशन के केस में। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेजर इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू। बाज केसेस में फेयर वैल्यू के लिहाज से कंपनीज उसको मेजर कर रही होती हैं, उसको इंटरेक्ट कर रही होती हैं और देख रही होती हैं। फेयर वैल्यू इज नॉट डिफिकल्ट टू डिटरमिन व्हेन देयर इज अ रेडी मार्केट इन विच देयर आर बायर्स एंड सेलर्स फॉर एन एसेट। फेयर वैल्यू जो है इज नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट टू डिटरमिन व्हेन देयर इज रेडी मार्केट इन विच देयर आर बायर्स एंड सेलर्स फॉर एन एसेट, या बायर्स और सेलर एक एसेट के लिए एग्जिस्ट कर रहे हों। However, if ready market doesn't exist, another valuation technique must be used. अगर रेडी मार्केट नहीं है तो दूसरी टेक्निक वैल्यूएशन की वो यूज कर लेनी चाहिए। क्लासिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट्स इन डेबिट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डेबिट में या इक्विटी में, या तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। Short term investments are marketable and securities have maturity of more than 90 days but are intended to be held only until cash is needed for current operations. ये short term investment जब तक cash short term के लिए needed होता है उस वक्त तक ही ज़्यादा acknowledge होती हैं। Long term investments जो हैं which are intended to be held for more than 1 year, जो कि 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए होती हैं, are reported in investment section of the balance sheet। ये balance sheet जो होती है investment section की उसमें ये report की जाती हैं, लिखी जाती हैं और दर्ज की जाती हैं। Although long-term investments may be just as marketable as short-term assets, management intends to hold them for an indefinite time। अच्छा, लॉन्ग टर्म की मैनेजमेंट की एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, ज्यादा अरसे के लिए इसको साथ लेके चला जाए, सो दैट इट हैज अ गुड रिटर्न ऑन दिस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज भी इनको कहा जाता है। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज और हेल्ड मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। ये 3 किस्म की सिक्योरिटीज हैं, ये ज़हन में जरा रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है कि दे आर नोन एज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, और तीसरा होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज, कि हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज तीनों में से कोई एक टर्म होती है। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर डेबिटेड और इक्विटी सिक्योरिटीज bought and held principally for the purpose of being sold in the near term, जो कि नियर टर्म में आप उनको खरीदते हैं और सेल आउट करना चाहते हैं, ये वो है। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज आर डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज दैट डोंट मीट द क्राइटेरिया फॉर आइदर ट्रेडिंग और हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज। ये दोनों में से होती हैं एंड दे मे बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट्स इंटेंशन, जो भी मैनेजमेंट की इंटेंशन है। हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज और डेबिट सिक्योरिटीज that management intends to hold until their maturity date, उनकी maturity date तक उनको रखना चाहती है। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन एन अदर कंपनी स्टॉक हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। वन इज द नॉन इन्फ्लुएंशियल एंड नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट। एक नॉन इन्फ्लुएंशियल और नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट होती है। अ फर्म दैट ओन्स लेस देन 20% ऑफ द स्टॉक of another company has no influence on the other company's operations। Obviously अगर less than 20% शेयर है तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मेजर पार्टनर तो मेजर शेयर होल्डर का ही होगा इन्फ्लुएंस उसमें। दूसरा है इन्फ्लुएंशियल बट नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट। ये दूसरी शेप है। A firm that owns between 20% to 50% of another company's stock can exercise significant influence. We call it influential but non-controlling over that company's operating and financial policies. Indications of significant influence include representation on the board of directors, BOD जो होता है board of directors, participation in policy making में हिस्सा, exchange of managerial person का exchange, and technological dependency between
दी टू कंपनीज जो उन दो कंपनियों के दरमियान एग्जिस्ट करती है। कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट ये तीसरी टाइप है। अ फर्म दैट ओन्स मोर देन 50% ऑफ अनदर कंपनीज स्टॉक कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनी। जो मोर देन 50% है कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। अ फर्म दैट ओन्स मोर देन 50% ऑफ अनदर कंपनी स्टॉक कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैट कंपनी, जो उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। एथिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने के एथिक्स क्या हैं? व्हेन अ कंपनी एंगेजेस इन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस there is always the possibility that employees may use their knowledge about the transaction of personal gains। ये बहुत अहम पॉइंट है। इन्वेस्टिंग एथिक्स क्या है ये जरा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। When a company engages in investment transactions, there is always the possibility that its employees may use their knowledge about the transactions for personal gain। पर्सनल गेन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। Insider trading or making use of inside information of personal gain is unethical and illegal। देखें, जब एज ए कंपनी इन्वेस्टमेंट हुई है, एज ए कंपनी दो कंपनियों का इंटरेक्शन है, तो जो फोकल पर्सन है या इंटरेक्टिंग पर्सन है अगर पर्सन गेन के लिए यूज कर रहा है तो इट इज अनएथिकल। बिफोर पब्लिकली हेल्ड कंपनी रिलीजेस सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इन्वेस्टमेंट टू इट्स स्टॉक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक, द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड टू बाय और सेल स्टॉक इन द कंपनी और इन द फर्म हुज शेयर द कंपनी इज बाइंग। हाँ, उससे पहले जब तक पब्लिकली अनाउंस ना हो तो उससे पहले वो इंडिविजुअल लेवल पे उनको वो शेयर नहीं खरीदने चाहिए। ओनली आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज रिलीज टू द पब्लिक कैन इनसाइडर एंगेज इन सच ट्रेडिंग। जब तक आप पब्लिकली एक फोरम पे आके अपने एंगेज कर दिया, आपने कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद कर दें, आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच। दूसरी बात जो कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड आर फ्रीक्वेंटली बॉट एंड सोल्ड to generate profits on short term changes in their prices। short term changes के लिए जो उनकी prices हैं उसको उपयोग करती हैं। they are classified as current assets on the balance sheet and are valued at fair value। fair value पे उनका किया जाता है, which is usually the same as market value, जो कि market value ही है। an increase or decrease in the fair value of a company's total trading portfolio is included in net income in the period in which the increase or decrease occurs। जिसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज अक्कर हो रही होती है, ये उस पीरियड का प्रॉपर रिफ्लेक्शन होते हैं और प्रॉपरली वो देख रहे होते हैं उसको। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज विद टू एक्सेप्शंस। ये दो एक्सेप्शंस के अलावा वही होती हैं जो पिछले हमने देखी। वन इज एन अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इज रिपोर्टेड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। शॉर्ट टर्म अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज विद टू एक्सेप्शंस। ये दो एक्सेप्शंस के अलावा होती है। एन अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इज रिपोर्टेड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिहाज से होता है। इफ अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड परमानेंट, इट इज चार्ज टू एज लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट। अगर वो डिक्लाइन चल रहा है और वही सरफेस हो रहा है तो फिर वो लॉस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है ताकि टॉप मैनेजमेंट उसके साथ उसकी ज्यादा विजिबिलिटी उनको और फॉर द लॉन्ग रन उनके लिए अच्छा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी सिक्योरिटीज, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी सिक्योरिटीज में कैसे होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उस पर बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी सिक्योरिटीज सच एज कॉमन स्टॉक depends on the extent to which the investing companies can exercise control over the other company। ये बहुत अहम है, मैं आपके लिए रिपीट भी करता हूँ इसको। The accounting treatment of long-term investment in equity securities such as common stock depends on the extent to which the investing company can exercise control over the other company, कि दूसरी कंपनी को कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है उस लिहाज से है ये। नॉन इन्फ्लुएंशियल एंड नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट, ये एक दूसरी टर्म में हमने बात की थी शुरू में कि नॉन इन्फ्लुएंशियल एंड नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट क्या है कंसेप्चुअली, अभी इस पे हम बात करते थे। दिस अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज आर डेब्ट टू द इक्विटी सिक्योरिटीज देन दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रेडिंग आर दी हेल्ड टू मैच्योर्ड सिक्योरिटीज। ओके, व्हेन लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व्ड, a further criterion for classifying them as available for sale is that they be non-influential and non-controlling investment
of less than 20% of the voting stock. Non-influential, non-controlling less than 20% शेयर जब कोई कंपनी की खरीदेगी तो this will be termed as non-influential, non-controlling environment के लिहाज से होगी. Accounting for long-term available for sale securities requires using the cost adjusted to market method. Cost adjusted to market method ये उसके लिहाज से करेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से सिक्योरिटीज अगर किसी कंपनी की परचेज करनी है उन्होंने. विद दिस मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द कॉस्ट एडजस्टेड टू मार्केट मेथड की बात करें. विद दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड आर देयर आफ्टर एडजस्टेड पीरियडिकली फॉर चेंजेस इन मार्केट वैल्यू बाय यूजिंग एन अलाउंस अकाउंट. वो एक पर्टिकुलर अलाउंस अकाउंट को यूज करते हैं और फिर वो आ जाती है. हम बात करेंगे जी नॉन इन्फ्लुएंशियल एंड नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट की. क्या नॉन इन्फ्लुएंशियल और नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट क्या है उस पर बात करेंगे. द अनरियलाइज्ड गेन लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द एडजस्टमेंट इज रिपोर्टेड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लॉस. At the end of the accounting period, the total cost and the total market value of these long-term investments must be determined. Obviously, total cost when determine होनी चाहिए. If the total market value is less than the total cost, अगर total market value उसकी थोड़ी है total cost से, the difference must be credited to a contra asset account called allowance to adjust long-term investment to market. एक नया अकाउंट को उसमें एक नया हेडिंग आ जाएगा. इट इज कॉल्ड अलाउंस टू एडजस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू मार्केट. अगर उसकी कास्ट मार्केट से ज्यादा है, अगर उसकी कास्ट मार्केट से लेस है तो उस केस में आइए. द डेबिट पार्ट ऑफ द एंट्री इज ट्रीटेड एज द टेम्परेरी डिक्रीज, जो कि टेम्परेरी डिक्रीज है, एंड डजंट अपीयर एज अ लॉस इन द इनकम स्टेटमेंट. इट इज शोन इन अकाउंट कॉल्ड अनरियलाइज्ड लॉस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये डेबिट को अनरियलाइज्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो कर देते हैं. विच इज रिपोर्टेड ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो बाकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ रिपोर्ट किया जाता है. इफ द मार्केट वैल्यू एक्सीड्स द कास्ट, अगर मार्केट वैल्यू कास्ट से एक्सीड कर रही है, द अलाउंस अकाउंट इज एडेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द अनरियलाइज्ड गेन अपीयर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. वो उसी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ होता है. When a company sells its long-term investment, जब भी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करती है इन स्टॉक, द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इज रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड एज रियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से देखा जाता है. डिविडेंड इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड बाय अ डेबिट टू कैश एंड अ क्रेडिट टू डिविडेंड इनकम. डेबिट टू कैश और एंड अ क्रेडिट टू डिविडेंड इनकम, इन दोनों को वो रियलाइज करके उस पे आती है. एन इन्फ्लुएंशियल बट नॉट कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट. एक इन्फ्लुएंशियल बट नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है उस पर बात करते हैं. व्हेन अ फर्म ओन्स बिटवीन 20 to 50% ऑफ अनदर कंपनी स्टॉक, जब कोई कंपनी 20 to 50% दूसरी कंपनी का स्टॉक लेती है, द इक्विटी मेथड शुड बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर द स्टॉक इन्वेस्टमेंट. इक्विटी मेथड को कीप इन व्यू किया जाता है. द थ्री मेन फीचर्स ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज. Number 1, the investor records the original purchase of the stock at a cost. इन्वेस्टर जो है वो परचेज करता है इसकी ओरिजिनल परचेज ऑफ द स्टॉक एट कास्ट, वो देखता है. द इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स इट्स शेयर ऑफ द कंपनीज पीरियडिक नेट, कंपनी का पीरियडिक नेट देखता है. इनकम एज एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू एन इनकम अकाउंट. इट रिकॉर्ड्स इट्स शेयर ऑफ एनी पीरियडिक लॉस एज ए डिक्रीज टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट with the corresponding debit to a loss account. corresponding debit to loss account को वो देख रहा होता है. when the investor receives cash dividend, जब वो कैश डिविडेंड लेता है, इन्वेस्टर रिसीव करता है, the cash account is increased and the investment account is decreased. ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको जरा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. when the investor receives a cash dividend, the cash account is increased, जो भी कैश अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज डिक्रीज्ड, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है. अ कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग रिकग्निशन ऑफ कंट्रोल. ओनरशिप ऑफ मोर देन 50%, जो भी ओनरशिप हो मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग रिकग्निशन ऑफ द कंट्रोल. अकाउंटिंग रिकग्निशन ऑफ कंट्रोल के लिए की जाती है. When a firm has a controlling interest in another company,
अ पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप इज सेट टू एग्जिस्ट। एक पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होती है जो एग्जिस्ट करती है। द इन्वेस्टिंग कंपनी इज द पेरेंट कंपनी, जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है उसको पेरेंट कंपनी हम कहते हैं। द अदर कंपनी इज द सब्सिडरी, उसको सब्सिडरी का नाम दिया जाता है। द FASB रिक्वायर दैट the parent company and its subsidiaries combine their financial statements into a single set of statements called consolidated financial statement। उसको हम consolidated financial statements के नाम से याद करते हैं। इसको controlling investment के नाम से भी कहते हैं। Investment in debit securities, ये दूसरा concept है कि what are the investment in the debit securities, उनको कैसे लेके चलने हैं, कैसे देखते हैं, उस पर हम बात करते हैं। When a company purchases debit securities, it records them at cost plus any commissions or fees। ये इनको रिकॉर्ड करती है और कास्ट करती है विदाउट एनी कमीशंस एंड फीस। लिंक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन डेबिट सिक्योरिटीज आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड आर अकाउंटेड फॉर एज ट्रेडिंग सिक्योरिटी आर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। इसको देखती है। However, the accounting treatment is different if they qualify as held to maturity securities। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। लास्ट बुलेट जो है, however the accounting treatment is different, accounting treatment different होती है अगर वो if they qualify as held to maturity securities, अगर held to maturity securities के वो डोमेन में आ जाएं तो उसकी डेफिनेटली ट्रीटमेंट पे डिफरेंट होती है। अभी हम बात करें जी held to maturity securities की, इसकी बात करें। Held to maturity securities are debit securities that management intends to hold to their maturity date। Such securities are recorded at cost and are valued on the balance sheet at cost adjusted for the effects of interest। जो effects of interest के लिहाज से इनको एडजस्ट किया जाता है और इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उस लिहाज से, उस एंगल से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, अगली बात है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। लाइक ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स आर रिकॉर्डेड एट कास्ट, ये कास्ट के लिहाज से हो जाती है। विच इन दिस केस इज प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स प्लस द ब्रोकर्स कमीशन। बॉन्ड की प्राइस और ब्रोकर का कमीशन दोनों होते हैं ये। व्हेन बॉन्ड्स आर परचेज्ड बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, द परचेजर मस्ट आल्सो पे एन अमाउंट इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट हैज अकर्ड ऑन द बॉन्ड्स सिंस लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। जो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट है उस लिहाज से ये देखा जाता है। देन ऑन द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट द परचेजर रिसीव्स एन इंटरेस्ट पेमेंट फॉर होल पीरियड, जो कि पूरे पीरियड की होती है वो रिसीव करते हैं। The payment for accrued interest should be recorded as an debit to interest income, which will be offset by a credit to interest income when the interest is received। जब वो interest receive हो जाता है उस लिहाज से वो adjust हो जाती है। Subsequently, accounting for long-term bond investment depends on the classification of the bonds। ये बाज़ केसेस में उन बॉन्ड की क्लासिफिकेशन पे भी डिपेंड कर रही होती है। Most long-term bond investments are classified as available for sale securities। Generally, ये available for sale securities के लिए होते हैं। Such bonds are accounted for at fair value पे लिए जाते हैं, which is usually the market value। जनरली जो market value होती है वो है। When bonds are intended to be held to maturity, जब maturity पे आ जाते हैं, they are accounted for not a fair value but at cost, adjusted for the amortization of their discount or प्रीमियम, जो भी उनका प्रीमियम या डिस्काउंट है उसके अमोर्टाइजेशन के लिए हासिल लेते हैं। द प्रोसीजर इज सिमिलर टू अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड लायबिलिटीज एक्सेप्ट दैट सेपरेट अकाउंट्स फॉर डिस्काउंट्स एंड प्रीमियम आर नॉट यूज्ड, जब तक वो सेपरेट अकाउंट्स और प्रीमियम यूज नहीं होते। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स एंड द ऑपरेटिंग साइकिल, ये जरा गौर से देखने वाली है कि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। स्लाइड पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। At the end of their operating cycles, many companies may have temporary idle cash in hand pending the start of the next operating cycle. Until the cash is needed in operation, these companies may invest excess funds to earn interest and dividends। अब और कीजिएगा, आप देखें कि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेंट्री खरीदी उन्होंने, इन्वेंट्री से अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, फिर कैश आ गया और बीच में उन्होंने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इधर से डायरेक्टली हॉट कैश की शेप में एज एंड व्हेन उनको इनपुट आ रहा है। टेम्परेरी वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? टेम्परेरी वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस पे बात करेंगे हम। टेम्परेरी वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स
आर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ कंपनी दैट आर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो हैं रेडिली मार्केटेबल एंड इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द कैश इन द नियर फ्यूचर। एक तो रेडिली जो भी चीज मार्केटेबल है दैट इज नोन एज दी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद अगली है इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन नियर फ्यूचर, जो भी नियर फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो भी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रेडिली मार्केटेबल मीन्स द इन्वेस्टमेंट कैन बी सोल्ड इजीली, जो भी इन्वेस्टमेंट है इजीली सेल आउट हो सकती है। वेन एवर द नीड फॉर कैश अराइजेज, जब भी कैश की नीड अराइज होती है। इंटेंशन टू कन्वर्ट मीन्स दैट मैनेजमेंट इंटेंट टू सेल द इन्वेस्टमेंट इफ एंड व्हेन द नीड फॉर कैश अराइजेज, जब भी वो बेचना चाहें हॉट कैश होता है वो अपनी मार्केटेबल होती है, वो इंटेंडेड टू सेल आउट करके उसको रखा जाता है अंडर इमरजेंसी, वो सेल आउट करके रीयूज हो जाती है उस बिजनेस इंटरप्राइज में। इन्वेस्टमेंट्स दैट डोंट मीट बोथ क्राइटेरियाज आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऊपर वाली दो जो क्राइटेरिया आपने शेयर किया आपसे, रेडिली मार्केटेबल एक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का, दूसरा इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर, ये दूसरा क्राइटेरिया। अगर ये दोनों में जो फॉल नहीं कर रहा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाकी सारी इन्वेस्टमेंट को लिया जाता है और उसी तरह ट्रीट किया जाता है और उसी एंगल से उनको देखा जाता है। डेबिट इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? ये दूसरा कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, ये वो है इन्वेस्टमेंट जो विच इज इन द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स में की जाती है। एंड अकाउंटिंग फॉर डेबिट इन्वेस्टमेंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दी एक्विजिशन, उनकी एक्विजिशन की जाती है, इंटरेस्ट रेवेन्यू और सेल, ये तीनों एंगल से देखा जाता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू, एक्विजिशन और सेल। और रिकॉर्डेड एट कास्ट इंक्लूडिंग ब्रोकेज फीस, जो ब्रोकर की फीस है वो भी इसमें एड ऑन की जाती है। डेबिट इन्वेस्टमेंट में अगली बात है अकाउंटिंग डिफर्स डिपेंडिंग ऑन दी वेदर इन्वेस्टमेंट इज टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म। ये अकाउंटिंग इनकी उस एंगल से डिफरेंट होती है कि ये टेम्परेरी अकाउंटिंग है या लॉन्ग टर्म अकाउंटिंग है, उस एंगल से इसको देखा जाता है। एंड दे हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल उन दोनों केसेस में। कि अकाउंटिंग फॉर टेम्परेरी डेबिट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इसमें इसको कैसे पोस्ट करना है, इसमें केस स्टडी क्या है। कोल कॉर्पोरेशन एक्वायर्स 50 डॉन इंक्रीज 8% 10 years at the rate of 1000 bonds on January 1st 1999 for $54,000 including brokerage fees 1000. The bonds pay interest semi-annually on July 1 and January 1. The entry to record the temporary investment at cost is, ये एंट्री कैसे की जाएगी ये स्पेसिफिक इधर दिखाया जा रहा है। पहले कॉलम में डेट आएगी, जैसे जनवरी 1 है, अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन है। टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ 50 डॉन इंक्रीज दैट इज बॉन्ड्स 54,000। इन्वेस्टमेंट ऑन डॉन बॉन्ड्स हो गई 54,000, डेबिट में आ गई, और कैश जो है क्रेडिट हो गया 54,000, बॉन्ड्स के लिए जो कैश ड्रा किया गया है वो आ गया। रिकॉर्डिंग दी बॉन्ड इंटरेस्ट, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये अगली एंट्री है। इंटरेस्ट रिसेप्ट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द बॉन्ड्स फेस ऑन प्रिंसिपल वैल्यू विच इज $50,000, 50 into $1,000 का ईच है वो। द इंटरेस्ट फॉर July 1 will be July 1st will be 2,000, that is 50 into 8% into 6.5. The entry of July 1 is as July 1st डेट में आ जाएगा। It is basically this entry is to record the receipt of interest on the down increase, जो उनके $50 पे 2,000 इंटरेस्ट लग गया, उसकी एंट्री है ये। कैश 2,000 हो गया और कैश में वो सीधा सीधा इंटरेस्ट रेवेन्यू 2,000 हो गया, और डेबिट में भी आपने 2,000 लिख लिया और क्रेडिट में भी 2,000 लिख लिया जो कैश आ रहा है आपका। डबल एंट्री आपने सिस्टम के तहत। अभी दी अकाउंटिंग फॉर द टेम्परेरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज सिमिलर। The major exception is when bonds are purchased at a premium or discount above or below its face value. अच्छा, जब फेस वैल्यू से अबव और बिलो खरीदे जाते हैं तो फिर उसमें चेंज आती है। As shown in chapter 16, the bond issuer and the investor would also amortize the premium discount using either the straight line or the effective interest method. Using the previous call example, assuming an effective interest of 7%, the entries are, अगर आपने 7% इंटरेस्ट में उसकी फेस वैल्यू की प्लस या माइनस के लिहाज से किया तो वो एंट्री कैसे होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। This slide shows the accounting for the long-term debit debit investments. अब एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएं तो डेट्स आ गई,
कोहल कॉरपोरेशन जो है इन्वेस्टर है, डॉन जो है वो इन्वेस्टी है। पहली बात तो ये आपको जेहन में रखनी होगी। अभी आप गौर करें जनवरी 1 की एंट्रियों पे पहले आ जाएं। इन्वेस्टमेंट डॉन बॉन्ड्स 50,000, प्रीमियम बॉन्ड्स 4,000, कैश 54,000 हो गया। इट इज टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ 50 डॉन बॉन्ड्स, दैट इज 2,000 उस पर इंटरेस्ट आ गया साथ। अच्छा, डॉन वालों ने कैश 54,000 है, प्रीमियम बॉन्ड्स 4,000 है, बॉन्ड्स पेबल 50,000 है, टू रिकॉर्ड इशू ऑफ 8% 10 ईयर बॉन्ड्स, ये वो है। अच्छा, जुलाई 1 को क्या हुआ, जो वेरिएशन आई है, असल ये एंट्री है, जरा हम देखिएगा उसमें आप नोट करें जी। कोहल कॉरपोरेशन वालों ने कैश आ गया 50,000 के हैं, 8% पे 6.5 है, 110 आ गए। प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स 1890 आ गया। इट इज टू रिकॉर्ड द रिसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम, ये इन्होंने उस एंट्री को जस्टिफाई किया, नीचे नोट लिखा। अभी जो डॉन वाले हैं उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल दिया 1890, उसी रेशो से 54,000 इंटू 7% इंटू 6.5। प्रीमियम बॉन्ड्स इज 110, कैश इज 2,000 टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम, उसको उस एंगल से उन्होंने देखा। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इस पे हम बात कर रहे थे, अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन की शेयर कैपिटल में ली जाती हैं वो हैं। इन्वेस्टर्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन इन्वेस्टी कॉमन शेयर्स लेस देन 20%, प्रज्यूम्ड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टी के इन्वेस्टी पे। अब थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिकली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट के इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि फुल फ्लैज आपके ज़हन में पक्का आ जाए। बात क्या हो रही है, बात हो रही है हमारी अकाउंटिंग गाइडलाइंस फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कि अकाउंटिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं जब हम इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशंस, जो कॉर्पोरेशन से हम शेयर करते हैं वो है। पहला कॉलम जो है वो है इन्वेस्टर्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टीज कॉमन शेयर, जो इन्वेस्टी के कॉमन शेयर में उसका है। दूसरा कॉलम जो है प्रिज्यूम्ड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टी, जो इन्वेस्टी पे उसका इन्फ्लुएंस आएगा, इम्पैक्ट आएगा, वो है। और तीसरा कॉलम है अकाउंटिंग गाइडलाइंस क्या है, कि अकाउंटिंग गाइडलाइंस किस तरह ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज है लेस देन 20% अगर है तो इन्वेस्टी पे उसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, और अकाउंटिंग गाइडलाइन क्या है, ये कॉस्ट मेथड है सीधी सीधी। दूसरे केस में बिटवीन 20 to 50% आ गया तो जो इन्वेस्टी है उस पे जो इन्फ्लुएंस है दैट इज सिग्निफिकेंट, उस पर इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है। इसको इक्विटी मेथड से इक्विटी गाइडलाइंस को कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा है जब मोर देन 50% हो गया, जब 50% बढ़ गई इन्वेस्टमेंट, तो ये तो फिर कंट्रोलिंग में आ गया। तो कंट्रोलिंग में इक्विटी मेथड फॉर अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग के लिए इक्विटी मेथड होगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मेथड को रिजॉर्ट किया जाएगा फॉर ऑल दी फाइनेंशियल मेथड्स। रिकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग लेस देन 20%। इन अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 20% द कॉस्ट मेथड इज यूज्ड, वो शुरू में हमने बात कर ली। अंडर द कॉस्ट मेथड द इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश डिविडेंड्स आर रिसीव, जब कैश डिविडेंड्स आता है रेवेन्यू उस वक्त रिसीव कर लिए जाते हैं। रिकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग लेस देन 20%, ये एग्जांपल है आपके सामने। ऑन जुलाई 1, 2003 STMint Corporation acquires 1,000 shares, 10% ownership of Beal Corporation, that is 40 per share plus brokerage fees of 500. The entry for the purchase is July 1st. Equity investment, Beal common shares is cash is 1,000 into 40 plus 500 to record purchase of 1,000 Beal Corporation, that is 40,000 and 500, 40,000 and 500. Debit में भी आ गया और credit में भी आ गया. Entries are required for any cash dividends received during the time of the share are held. If a $2 per share dividends is received by STMint Corporation on December 1st, 2003, the entry is cash 1,000 into 2 dividends revenue to record the receipt of the cash dividend, that is $2,000. वो उसका आ गया हर एंगल से. अभी रिकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टिंग होल्डिंग्स लेस देन 20%, उसी पे बात हम चल रहे हैं और डिफरेंट उसके एंगल से हम कर रहे हैं इसकी एंट्रीज. When shares are sold, the difference between the net proceeds from the sales and the cost of the share is recognized as a gain or loss. STMint Corporation receives net proceeds of 39,500 on the sale of its Beal Corporation or common shares on February 10, 2004.
because the shares cost of 40,500 or loss of 1,000 has been incurred. The entry to record the sale is cash 39,500, loss of sale of investment Beal shares 1,000, equity investment is Beal common shares is 40,500. This is to record the sale of the Beal common shares. Beal common share की सेल के लिए ये किया जाता है. We are following the accounting for the quality investments holding between 20% and 50%. इस पे बात करेंगे. I repeat for you. Accounting for the equity investments holding between 20% and 50%. इस पे हम यहाँ बात करेंगे. When an investor owns between 20% to 50% of the common shares of a corporation, it is usually presumed that the investor has significant influence over the financial and operating activities of the investee. Under the equity method, the investments in common share is initially recorded at cost, and the investments account is adjusted annually to show the investor's equity in the investees. Okay. Each year the investor debits the investment account and credits revenue for its share of the investees and net income. वो शेयर को टेक ऑन चार्ज ले लेते हैं yearly and credit dividends received to the investment account, और dividends जो हैं received to the investment account में वो चले जाते हैं. For example, ये केस स्टडी आपको दिखाया गया है. Miller Corporation acquires 30% of the common shares of Baker Company for $120,000 on January 1st, 2003. The entry is recorded. This transaction is January 1st. Equity investment, Baker common share cash is $120,000 to record the purchase of the Baker common shares के वो उन्होंने वो करने के लिए किए हुए हैं. Then the Baker reports 2003 net income is $100,000 and declares and pays of 40,000 cash dividends. Miller is required to record its share of Baker's net income and $30,000, 30 and 200 into 2. The reduction in the investment account for the dividends received is $12,000. The entries are ये इसके नीचे relevant entries दिखाई गई हैं. December 31st को equity investment Baker common shares $30,000 थी. Revenue from the investment in Baker company to record 30% equity in Baker's net income 30,000 आ गया. दूसरी एंट्री जो है December 31st को उन्होंने कैश लिया $12,000 और इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैक कॉमन शेयर्स में 12,000 है. इट इज टू रिकॉर्ड दी डिविडेंड्स, जो डिविडेंड्स आए थे उसको भी उन्होंने उसी तरह डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया. ये एक्चुअली गाइडलाइन है कि जर्नल में कैसे डॉक्यूमेंट करना है इस प्रॉपर को लेजर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं बिटवीन 20 एंड 50%. रिकॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स ऑफ मोर देन 50%. जब आपकी इक्विटी होल्डिंग्स मोर देन 50% हो जाती हैं, a company that controls owns more than 50% of the common shares, another entity is known as the parent company. The entity whose shares are owned by the parent company is called the subsidiary affiliated company. When one company controls of the common shares of another company, on equity method of accounting is used to account for the investment and consolidated financial statement are prepared. Equity method use होता है और consolidated financial statement प्रिपेयर की जाती है उसकी फॉर द लॉन्ग रन. Recording equity investment holding of more than 50%. Consolidated financial statement present the assets and liabilities controlled by the parent company and the combined profitability of the subsidiary companies. They are prepared in addition to the financial statements for each of the individual parent and subsidiary companies. हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, इस पे बात करेंगे अभी हम. द वैल्यू ऑफ डेबिट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मे फ्लक्चुएट ग्रेटली ड्यूरिंग द टाइम दे आर हेल्ड. फ्लक्चुएट हो सकती है उनकी वैल्यू, ऑब्वियस है, ड्यू टू द मार्केट रीजंस, फाइनेंस रीजन, डिफरेंट नंबर ऑफ रीजंस हैं इस पे, बिजनेस रीजंस. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल रिक्वायर्स अकाउंट्स टू यूज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट रूल. LCM कहते हैं जी इसको, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट LCM रूल. एप्लीकेशन ऑफ द LCM रूल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म. के ये डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये वेरी करती है उसकी LCM की एप्लीकेशन. द डिक्लाइन इन वैल्यू फ्रॉम कॉस्ट टू मार्केट इज रिपोर्टेड एज लॉस. लॉस क्या होता है? Decline in value from the cost to market value is reported as loss,
An allowance to reduce cost to market value account is used to record the difference between the cost and market value of the securities. ठीक है. The allowance account is a contra asset and is therefore deducted from the cost of the investment to arrive at the LCM valuation reported on the balance sheet for the temporary investments. अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, long term investments have longer maturities obviously than the temporary investments, therefore their carrying values should not be adjusted to reflect temporary fluctuations in market value. long term पे temporary fluctuations खास affect नहीं करती, ना ही वो रिकॉर्ड की जाती हैं. When market value falls below cost, the drop is not due to temporary fluctuations. The investment must be reduced to its market value. investment जो है अपनी market value के साथ reduce हो जानी चाहिए. Any write down to market value is accounted. Any write down to the market value is accounted for on the income statement as permanent loss. No allowance account is used. कोई allowance account अलहदा नहीं यूज होता. लॉन्ग टर्म, ये आखिरी बुलेट बहुत अहम है, इस पे जरा काइंडली फोकस कीजिएगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिपोर्टेड इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट. इनको हमेशा अलहदा रिपोर्ट किया जाता है इमीडिएटली बिलो दी करंट एसेट्स. करंट एसेट्स के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिएगा कि करंट एसेट्स आगे 21,000, कैश 60,000, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट एलसीएम रूल के तहत 84,400, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, लेस अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स है, मर्चेंटाइल इन्वेंट्री है, परपेचुअल इंश्योरेंस है, फिर उसकी टोटल करंट एसेट्स हैं. इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है डेबिट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट इक्विटी आ जाती है, फिर दूसरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट इक्विटी भी है, एट कॉस्ट भी और एट इक्विटी भी है. फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड आ जाती है, बिल्डिंग्स की डिटेल्स हैं, फिर एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन इक्विपमेंट है, फिर लेस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन है, पेटेंट्स, नेट ऑफ एमोर्टाइजेशन, टोटल इंटेजिबल एसेट्स है. टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है डिफरेंट वैल्यूज को जब कैश ऑन किया तो एंड पे नीचे लिखा जाता है दैट इज 1710,000, $1710,000. ये वो पूरी इन्होंने लिस्टेशन इसकी दी हुई है. अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट पे आए जो कि लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी शो कर रही है, ये स्लाइड इस पे जरा गौर कीजिएगा कि कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगे, कैसे ही आएगी. करंट लायबिलिटीज में आपकी अकाउंट पेएबल्स आ जाते हैं, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल्स आ जाती हैं और इनकम टैक्स पेएबल आ जाती हैं. दीज आर नोन एज द करंट लायबिलिटीज. सो इसको एड ऑन करके टोटल करंट लायबिलिटीज आपकी इस केस में आ गई $255,000. और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाती हैं आपकी बॉन्ड्स पेएबल 70% ड्यू 2010 जबकि वैल्यू है, फिर लेस डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स है, फिर टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 290,000 आ गई. टोटल लायबिलिटीज आपकी जो करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कुछ ने जब एड ऑन किया तो दे केम टू बी $545,000. अभी तीसरा हेडिंग इसमें आ जाता है जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट का है, दैट इज शेयर होल्डर इक्विटी. ये बहुत अहम है. कॉमन शेयर नो पार वैल्यू उसकी आ जाती है, ऑथराइज्ड आ जाती है, रिटेन्ड अर्निंग की आ जाती है, प्लांट एक्सपेंशन के पैसे आ जाती हैं, टोटल शेयर होल्डर सिक्योरिटी आ जाती है. सो टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स टू बी $1710,000. वो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है. इसको ओवरव्यू जो है इट रिक्वायर्स मोस्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज टू बी वैल्यूड एट मार्केट राइट. Securities classified into 3 categories, that is held to maturity, only debit securities that will be held to the to date, उनको held on किया जाएगा. Trading securities, debit and equity securities that are purchased and sold for the short term profits. जो short term profits के लिए securities सेल आउट की जाती है उनको ट्रेडिंग सिक्योरिटीज भी कहा जाता है. अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होती. All debit and equity securities not classified as held to maturity or trading, ये वो वाली हैं available for sale में आ जाती है. Now we come to the short term investment की हमने बात की. readily saleable securities पहले management intends to sell within 1 year और all 3 FASB 115 categories apply. ये सारी categories उसको apply करती हैं. Gentlemen, अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, दैट इज ट्रेडिंग. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में क्या होती है? परचेज क्या है? इट इज टू रिकॉर्ड कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कैश डिविडेंड से एक चीज है, वो क्या है?
Record revenue upon receipt of the dividends, that is the stock dividends and splits. No entry and calculate new cost. कोई एंट्री नहीं होती और नई कास्ट कैलकुलेट कर ली जाती है. सेल के केस में इंक्रीज कैश फॉर द प्रोसीड्स, कैश इंक्रीज हो जाता है प्रोसीड के केस में. एंड डिक्रीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट है वो बाय कॉस्ट उसको डिक्रीज कर लिया जाता है. एंड रिकॉर्ड रियलाइज्ड गेन, जिसको लॉस भी कहा जाता है ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द डिफरेंस, जो कि डिफरेंस का होता है रियलाइज कॉस्ट का, लॉस को भी रिकॉर्ड किया जाता है. अच्छा, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस क्या होता है? इट इज इवैल्यूएशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये वैल्यूएशन इसकी की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए. एडजस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू मार्केट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मार्केट के साथ एडजस्ट किया जाता है. और रिकॉर्ड अनरियलाइज्ड गेन, दैट इज लॉस फॉर द चेंज. नो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस शोन इन इनकम स्टेटमेंट. जो भी अनरियलाइज्ड लॉस होता है, गेन होता है, दोनों सूरत में इनकम स्टेटमेंट में उसको विजिबल किया जाता है और शो किया जाता है. नाउ वी कम टू द सब्सिक्वेंट सेल. व्हेन सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेंट टू मार्केट, रियलाइज्ड गेन और लॉस इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट एट डेट ऑफ सेल एंड अमाउंट सिक्योरिटी एडजस्टेड टू एट लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट. जब अमाउंट आपने लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से एडजस्ट की, ये वो वाली डेट के लिहाज से आता है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ट्रेडिंग की बात हो रही है. परचेज बॉन्ड्स में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, इंटरप्राइज करती है या बिजनेस यूनिट करती है. इट इज रिकॉर्ड कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है. इंटरेस्ट एक्यूरल्स एंड रिसेप्ट्स, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्यूरल एंड अप्रोप्रिएट डेट्स, उसके साथ ही इसको किया जाता है. नो एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स की कोई एमोर्टाइजेशन नहीं होती प्रीमियम या डिस्काउंट की. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में ट्रेडिंग आ जाती है. सेल है, दैट इज इंक्रीज कैश फॉर द प्रोसीड्स, ये कैश को इंक्रीज करती है प्रोसीड्स को. एक्योर इंटरेस्ट इन रेवेन्यू टू डेट ऑफ सेल, टू डेट ऑफ सेल से एक्योर किया जाता है. डिक्रीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बाय कॉस्ट डिक्रीज किया जाता है. रिकॉर्ड रियलाइज्ड गेन, दैट इज लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द डिफरेंस, डिफरेंस के लिए जो है रियलाइज्ड गेन जो है ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंस, उसको फील आउट किया जाता है. अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, दैट इज ट्रेडिंग. वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या वैल्यूएशन है? एडजस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू मार्केट, इन्वेस्टमेंट को अकाउंट टू मार्केट पे एडजस्ट करें. रिकॉर्ड अनरियलाइज्ड गेन और लॉस फॉर चेंज एंड अनरियलाइज्ड गेन और लॉस शोन इन द इनकम स्टेटमेंट. जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में भी शो किया जाता है. नो सब्सिक्वेंट सेल, व्हेन सोल्ड आफ्टर एडजस्टिंग टू मार्केट, जब एडजस्टमेंट ऑफ मार्केट के साथ सेल आउट किया आपने, ट्रेडिंग की. रियलाइज्ड गेन और लॉस इज डिफरेंस बिटवीन दी मार्केट एट डेट ऑफ सेल, जो भी डेट ऑफ सेल पे मार्केट थी, एंड अमाउंट सिक्योरिटी एडजस्टेड टू एट लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, जो भी लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के लिहाज से एडजस्ट की थी, ये उसके लिहाज से इसको किया जाता है. इन्वेस्टमेंट इन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्टमेंट की जाती हैं तो उनका क्या होता है? उस केस में क्या होता है? एक्वायर एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. पहले तो बात है अवेलेबल ऑफ सेल सिक्योरिटीज को, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि शॉर्ट टर्म की है या लॉन्ग टर्म की है. उसके बाद व्हेन अवेलेबल फॉर सेल बॉन्ड्स हेल्ड एज लॉन्ग टर्म, प्रीमियम और डिस्काउंट शुड बी amortized एज एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट रेवेन्यू. अकाउंटिंग सिमिलर टू ट्रेडिंग एक्सेप्ट, वो जो है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज के केस में इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी के केस में क्या प्रिंसिपल्स एडहेयर करेंगे या क्या मोडस ऑपरेंडी होगा? दैट इज द अकाउंटिंग सिमिलर टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बराबर की तरह की मैचिंग होती है. एक्सेप्ट अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस रिपोर्टेड एज ए सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, राइट. व्हेन सोल्ड, रियलाइज्ड गेन और लॉस इज डिफरेंस बिटवीन proceeds and original cost. Unrealized gain or loss is closed. Long term investment in stocks. अच्छा, इस स्लाइड पे जरा फोकस कीजिएगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स के केस में ओन लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग स्टॉक में मार्केट वैल्यू मेथड, इसको हम रियलाइज करेंगे, मार्केट वैल्यू मेथड के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे. दूसरे केस में ओन 20 to 50% ऑफ वोटिंग स्टॉक, इसको इक्विटी मेथड के तहत करेंगे. देन ओन मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग स्टॉक के केस में हम प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को पहले इन व्यू करेंगे और उस लिहाज से इसको टेक ऑन करेंगे, ये जरूरी है. व्हाट इज द इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग?
इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ये इनिशियली इक्विटी मेथड ये शो करता है कि पहले कॉस्ट के लिहाज से इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसके बाद रिसेप्ट ऑफ डिविडेंड्स के बाद इट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिड्यूस हो जाता है और नो रेवेन्यू उस पर जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं। इन्वेस्टी रिपोर्टेड इन इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में इन्वेस्टी रिपोर्टेड इनकम क्या होती है? जो इन्वेस्टी रिपोर्टेड इनकम है, इट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर शेयर। इन्वेस्टर का जब शेयर बढ़ जाता है तो उसको शो किया जाता है, एंड रिपोर्ट शेयर ऑफ द इन्वेस्टी इनकम एज इनकम, और शेयर ऑफ इन्वेस्टी जो है इनकम को एज इनकम शो किया जाता है। इन्वेस्टी रिपोर्टेड लॉस के केस में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय शेयर, डिक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट बाय शेयर, और रिपोर्ट शेयर एज लॉस, और शेयर को एज लॉस ही लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स हेल्ड टू मैच्योरिटी, उस केस में क्या होता है? FASB 115 ये प्रोटोकॉल है, इट स्टेट्स मस्ट नॉट बी एनी फोर्सिएबल इंटेंट टू सेल बॉन्ड्स बिफोर मैच्योरिटी डेट। इसके तहत मैच्योरिटी डेट से पहले कोई आपका इंटेंशन नहीं है हेल्ड टू मैच्योरिटी जब बॉन्ड आप रख लेते हैं। अकाउंटिंग इज मिरर इमेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म डेबिट। ऑब्वियसली मैच्योरिटी डेट के लिहाज से है तो लॉन्ग टर्म डेबिट के लिहाज से कैलकुलेशन में आप इसको शो ऑन करते हैं, एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इनको शो करते हैं तो एमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिहाज से आप शो करते हैं ताकि केटेड फॉर हो रहे हैं उस एंगल से भी। अभी इंफॉर्मेशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? व्हाट इज ओवरऑल परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन करंट एंड नॉन करंट सिक्योरिटीज, कि कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है करंट और नॉन करंट एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। सेकेंडली, व्हाट इज मिक्स ऑफ ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का मिक्स प्रोपोर्शन क्या है कि अवेलेबल फॉर सेल है, ट्रेडिंग है, और हेल्ड टू मैच्योरिटी किस कैटेगरी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। उससे इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक एनालाइजेशन हो जाती है फिनांस के पीपल लोगों को, अकाउंट्स वालों को, और उस इंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ का फेयर आइडिया हो जाता है। तो हम एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे, और तीसरी जो जरूरी अहम तरीन बात है वो है हैज कंपनी बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग एडिशनल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन बड़ी देखनी चाहिए कि क्या कंपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कुछ जनरेट किया है इन्होंने अमाउंट, या बिजनेस या बेनिफिट लिया है इन्होंने, कोई गेन लिया है। हाउ डज करंट मार्केट वैल्यू एंड कास्ट कंपेयर, करंट मार्केट वैल्यू क्या है और कास्ट वैल्यू क्या है उसकी। इज देयर गुड रेंज ऑफ मैच्योरिटी डेट्स, क्या मैच्योरिटी डेट्स की अच्छी रेंज है, करीब हैं, दूर हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है मैच्योरिटी डेट्स का। फिर इफ इक्विटी सिक्योरिटीज अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड डज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट, क्या इन्फ्लुएंस की डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, किस लेवल पे है। एंड देन हाउ मच ऑफ शेयर ऑफ इनकम हैज बीन रिसीव्ड एज डिविडेंड्स, शेयर ऑफ इनकम एज डिविडेंड कितने % रिसीव हुआ है उस पर भी बात होगी। Gentlemen, with this we finish our lecture 30. Before closing my lecture, I would like to share with you the summary of this lecture so that कि आप इसको एक दफ़ा रिकैप्चुलेट करें, रिकम्प्रीहेंड करें और आपकी रिवीजन भी हो जाए। What all we covered in lecture 30? We also, first of all, we meaning of the fixed income securities classified as held to maturity. हमने इस पे बात की। फिर we also accounting for held to maturity securities in the light of the relevant accounting standard के लिहाज से हमने held to maturity जो assets है उस पे बात की। Then we also classification of investment from intention and other perspectives. हमने तीनों हर एक पर्सपेक्टिव से क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को देखा और उस पर बात भी की। We also talk about the effective interest and amortized cost measurement concepts. Effective interest and amortized cost measurement concepts पे भी हमने डिटेल में बात की। Then in this lecture we also talked about the trade life cycle of fixed income security. Fixed income security की हमने बात की, उसमें इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी कौन सी थी और उन पे हमने डिटेल में देखा और बातचीत की। देन अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ट्रेड लाइफ साइकिल। ट्रेड लाइफ साइकिल के साथ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे हमने किस चीज़ को किस तरह लिया वो भी देखा हमने। फिर हमने डिफरेंट केस स्टडी देखी ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी के केस में ये क्या थी उनको देखा। देन वी आल्सो हमने जर्नल लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर किया इसमें कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है उसको किस तरह पोस्ट करना चाहिए इन दी लेजर अकाउंट टू बी विजिबल ऑन दी ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और टॉप मैनेजमेंट के साथ उसको कैसे हम शेयर करें और किस तरह उसको
हमें विजिबिलिटी हो अकाउंट्स, ब्रांच को और डिसीजन मेकर्स को। वी आल्सो प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आफ्टर द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आर मेड। जो बॉन्ड इन्वेस्ट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या किसी एक इन्वेस्टमेंट में, तो उनकी एंट्रीज कैसे रखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वी आल्सो हैड एक्सपोजर टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के डिस्क्लोजर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनको हमने किस तरह लेके चलना है और कैसे आगे उनकी विजिबिलिटी होनी है फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेंटलमैन, विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर 30 अल्लाह की रहमत से। एंड यू ऑल नो बिफोर आई क्लोज माई लेक्चर, तो मैं आपसे कोई मैसेज ऑफ गुडनेस जरूर शेयर करता हूँ। आज का पहला मैसेज है, वी डोंट नीड मोर मनी, वी डोंट नीड ग्रेटर सक्सेस और फेम, वी डोंट नीड द परफेक्ट बॉडी ऑफ even of the perfect Mac right now. In this very moment we have the mind, which is all the basic equipment we need to achieve complete happiness. यानी थीम इस मैसेज का ये है कि सारे रिसोर्सेज, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज या दूसरे रिसोर्सेज अपनी जगह उनकी वैल्यू है, लेकिन खुश रहने के लिए, प्रोडक्टिव बंदा होने के लिए, बैलेंस बंदा होने के लिए आपका ज़हन और आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी। दूसरा मैसेज जो मैंने आपके लिए रखा था वो है, आई हैव लर्न टू सीक माई हैप्पीनेस बाय लिमिटिंग माई डिज़ायर्स। मैंने सीख लिया है ज़िंदगी से कि मैं कैसे खुश रहूँगा, कि अपनी ख्वाहिशात को कम करके, रादर दैन अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई देम, कि मैं पूरी ज़िंदगी उसी दौड़ के सिराब के पीछे लगा रहूँ कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसको कहते हैं कंटेंटमेंट। कनात पसंद होने से भी अल्लाह ताला खुशियाँ दे देते हैं, शुक्रगुजार होने से भी दे देते हैं। सो आई वांट के अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा हैप्पी रखे, हमें खुशियाँ दे। हमारे दिल की मालिक से मैं हमेशा दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे दिल की सारी दुआएं कबूल कर ले। यो मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है, दुआओं का सुनने वाला है, अपने हबीब के सत्य हमारी सारी दुआएं कबूल कर ले, तू रहमान है, रहीम है, करीम है। जेंटलमैन, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वही लास्ट मेरा गुडनेस का मैसेज है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, हमें अच्छा शहरी बनाए, मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे, मुझे और आपको स्वयं अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे। मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को सलाम, आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा आमीन असर हो। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।